नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो आज हम कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी। आपने अभी तक इकोनॉमिक या हिस्ट्री आपने अभी तक वन शॉट नहीं देखा है तो अभी देख सकते हो आप। और सबसे लास्ट में हम करेंगे मॉडल पेपर एसएसटी का। कैसा होगा मॉडल पेपर? ठीक। तो ये संसाधन है विकास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। कुल अंक के 3 MCQs एक आता है इसमें से, और दो एक लघुतरात्मक प्रश्न, एक प्रश्न होता है 2 अंक का। ठीक है। तो संसाधन विकास रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट ऐसा कुछ है। तो कुल 3 अंक का चैप्टर है और ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। आरबीसी बोर्ड के लिए है। 17 तारीख को आपका एग्जाम है, मेन आरबीसी बोर्ड के लिए। और ऐसे देखना चाहे तो सीबीसी सब देख सकते हैं। ठीक। तो पहला चैप्टर है अवनारिका द्वारा सर्वाधिक मृदा प्रदान किस क्षेत्र में चंबल बेसिन। काजू की फसल के सर्वाधिक उपयुक्त मृदा लाल लेटेराइट। लेटर शब्द भाषा किस शब्द से लिया गया? लेटर, जिसका अर्थ है ईट। रेंगन मृदा किस मृदा को कहा जाता है? काली मृदा। आयु के आधार पर पुराने जलोढ़ को किस नाम जाना जाता है? बांगर। आयु के आधार पर नए जलोढ़ को किस नाम जाना जाता है? ये कहा जाता है खादड़। क्या खाद है? पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में बने क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? द्वार, चौक या तराई। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निर्धारित वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वांछित है? 33%। 33%। बाद में निम्नलिखित भूमि 13 करोड़ हेक्टेयर। बाद में विभिन्न भू आकृति भागों का प्रतिशत है। 45% मैदान, 30% पर्वत और 27% पठारी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक है सोमेश्वर। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसद संरक्षण की वकालत किसने की? 1868 में क्लब ऑफ रोम ने की। क्लब ऑफ रोम। अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21 क्या है? भूमंडलीय सतत पोषण विकास को हासिल करना उद्देश्य है एजेंडा 21 का। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। समुद्र में कितने किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय की संपदा है? तो इसका आंसर है 12 समुद्री मील या 22.2 किलोमीटर। 12 समुद्री मील या 22.2 किलोमीटर। इसके बाद वह भूमि जहाँ तक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती की गई हो वो कहलाती है वर्तमान प्रतिभूमि। अगला क्वेश्चन है वह भूमि जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो कहलाती है पुरातन की प्रतिभूमि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है काली मृदा। क्या है? काली मृदा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जैव अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए। नवीकरण, अनवीकरण। एंड बाद में पंजाब और हरियाणा में शुद्ध निवल बोए क्षेत्र। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध निवल बोए क्षेत्र का प्रतिशत 80% है। अब लघुतर प्रश्न, ये एक प्रश्न 2 अंक का। भारत में भू निम्नीकरण के कारण जल के मृदा का प्रदान अतिसिंचाई का जलाकरण क्रांत तथा पशुचारण का व वनोन्मूलन के कारण भारत मृदा का लवणीय व क्षारीय उद्योग निकले हैं अपशिष्ट व गंदे पानी के रासायनिक द्वारा। भू निम्नीकरण के उपाय समझाइए। भारत अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके वनोन्मूलन को रोककर, मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्रों में अति पशुचारण को रोककर, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करके और जनसंख्या वृद्धि को कम करें। अगला क्वेश्चन है संसाधनों का अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्या स्पष्ट करें। संसाधनों के असंतुलित उपयोग से समाज अमीर व गरीब में बढ़ जाता है। संसाधनों के असंतुलित उपयोग के कारण ओजोन प्रसरण, पर्यावरण प्रदूषण, भू निम्नीकरण, भूमंडलीय तापमान जैसी वैश्विक समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ व्यक्तियों के लिए संसाधनों का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाले पीढ़ियों के लिए इनका प्राप्त होना भी एक कमी होना भी गंभीर समस्या होगी। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाले पीढ़ियों के लिए उनका प्राप्त नहीं होना भी कमी होना भी गंभीर समस्या होगी।
ये चौथा है उद्भव समस्या संसाधन के उपयोग से समाधान दे कुछ हो रहा है और पीढ़ी अपने होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोकने के उपाय मृदा संरक्षण समझेगी। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके वनोन्मूलन को रोककर मरुस्थलीय तथा अन्य क्षेत्रों में अति पशुचारण को रोककर जैसे की वृद्धि को कम करके अविस्तृत निर्माण कार्य रोककर रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खाद्य उपयोग करके और पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ी खेत कृषि कार्य कर। अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21 क्या है? व्हाट इज एजेंडा 21? तो एजेंडा 21 क्या है? जिससे ये घोषणा जैसे 1912 में ब्राजील से रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास और सम्मेलन में तथा में राष्ट्र स्वीकृत किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतह पर विकास को आदेशित करना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन में तत्वाधान में राष्ट्र स्वीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन बांगर तथा खांडर अंतर स्पष्ट सही है। बांगर खांडर इंपॉर्टेंट लगता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर नाम चला जाता है। बांगर मृदा कंकर कंकड़ियों ज्यादा होती है। खादर नया जलोढ़ अर्थात नई जलोढ़ मृदा को खादर के नाम जाना जाता है। खादर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कणों में होती है। ठीक। विकास में संशोधन प्रौद्योगिकी या मानव की भूमिका के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। किसी क्षेत्र में विकास के संसाधन को उपलब्ध एक आवश्यक शर्त है लेकिन संसाधन किसी प्रदेश में विकास में योगदान दे सकते हैं जहाँ वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास में संस्था का परिवर्तन किया जाए। अतः विकास में संसाधन उपलब्धता के स्थान साथ साथ उसमें प्रौद्योगिकी का महत्व संसाधन की गुणवत्ता का भी योगदान रहता है। संसाधनों के वर्गीकरण को समझिए। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। उत्पत्ति के आधार पर जैव वजह समाप्यता के आधार पर नवीकरण अनवीकरण स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद विकास के स्तर पर होगा संभाव्य विकसित और संचित कोष। ये मतलब 4 प्रकार के होते हैं संसाधन का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर समाप्यता के आधार पर स्वामित्व के आधार पर और इसके बाद विकास के स्तर पर संभाव्य विकसित भंडार संचित कोष। ठीक। अगला क्वेश्चन है शुद्ध निविल बोया गया क्षेत्र तथा सकल कृषि क्षेत्र अंतर्वती। शुद्ध निविल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। सकल कृषित क्षेत्र एक कृषि वर्ष में एक बार अधिक से बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निविल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वो सकल कृषित क्षेत्र कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 2 ज्योग्राफी का वन्य जीव संसाधन। ठीक। कुल अंक है इसके 2 अंक का कुछ नहीं है। उपभोक्ता अधिकार जितना है 8 के 5 पार्ट जितना है ये सिर्फ। इसमें एक तो MCQ आ जाए एक अंतिम लघु तुम कुछ नहीं है इसमें। सोचा था कुछ होगा बड़ा। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती? 8%, मतलब लगभग 16 लाख। भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। इन बाद में और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य? पश्चिम बंगाल। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश। सरिस्का पर है राजस्थान। पेरियार पर केरल। ये तो सभी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। भारत के किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है? MP में 75%। वन विभाग के अनुसार देश के कुल क्षेत्र का कितना हिस्सा वृक्षित वन है? 1/3 हिस्सा। अगला क्वेश्चन है 12वां। राजस्थान के किन जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाक सेंचुरी घोषित कर दी? ये है अलवर।
मतलब 5 गांव ने लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकू सेंचुरी घोषित कर दी। वाह भाई वाह, दानी तो बहुत। अगला चैप्टर है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियों को किन पेड़ों की पूजा करते हैं? महुआ और कदम्ब। अगला क्वेश्चन है किन राज्यों की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है? ओडिशा और बिहार की। चिपको आंदोलन का संबंध है हिमालयी क्षेत्र से। टीरी के किसानों द्वारा किस अभियान ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग बिना भी विविध फसल उत्पादन आर्थिक कृषि उत्पादन संभव है? नवदानव और बीज बचाओ आंदोलन। ठीक। 1988 में किस राज्य ने सूक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया? ये बहुत बड़ा, ओडिशा। अब अधि लघु उत्तरात्मक और ये भी एक अंक आता है। जैव विविधता से परिभाषित कीजिए। पृथ्वी के असली व जलीय भाग में अनेक प्रकार के जीव जंतु का वनस्पति पाए जाने जैव विविधता। पृथ्वी के असली व जलीय भागों में पाए जाने वाले अनेक जीवों और वनस्पति का पाए जाना क्या क्या कहलाता है? जैव विविधता। और इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं जिन्हें पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मानव और जीवधारी मिलकर एक जटिल परितंत्र का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। वनों और वन्य जीव संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? तो वन और वन्य जीवन के संरक्षण को पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन के शादी संसाधन जलवायु मृदा बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले 2 कारक बताइए। वन्य जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों का मारना, आखेट और पर्यावरणीय प्रदूषण। जैव विविधता कम करने के कारण कौन से? वन्य जीव का आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि भारत में किन्हीं 2 बाघ आरक्षित परियोजनाओं के नाम? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का महत्व। हिमालय प्रदेश में वनों की कटाई रोकना, सामुदायिक वनीकरण करना आदि कार्य चिपको आंदोलन के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन है 7वां, राजस्थान में विश्नोई समाज का अधिक हिस्सा किन जीव जंतुओं को माना जाता है? काला हिरण। राजस्थान के विश्नोई समाज अबीन हिस्सा किन जीव जंतुओं को माना जाता है? तो ये माना जाता है काला हिरण या हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोर। ठीक। संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन सहित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव की संस्था बनाई जाती है जिनमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। ये ठीक है, कंप्लीट। अगला 3rd चैप्टर है हमारा। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक प्रश्न आता है और ये आता है दीर्घ उत्तरात्मक। 2024-25 का पीडीएफ में, मतलब देख सकते हो। इसलिए क्वेश्चन बने दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न शुरू पहले कोई नहीं के ऐसा आएगा रिक्स्थान फिक्सन कुछ नहीं। तो यदि आप राजस्थान के 800 क्षेत्रों में निवास करते हैं तो वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार करेंगे? हम राजस्थान के 800 क्षेत्रों में रहेंगे तो जल संग्रहण निम्न प्रकार से करेंगे। खादी ने जोड़, मतलब राजस्थान के 800 क्षेत्रों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए खड्डे बनाए जाते हैं जिससे भूमि की सिंचाई कर सके तथा सरकारी जल को कृषि के कार्य प्रयुक्त किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादी अन्य क्षेत्र में जोड़ के उदाहरण है। और दूसरा पॉइंट यही है कि टाका का अभाव, भूमिगत टैंक। राजस्थान के 800 क्षेत्र में विशेष रूप से बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते हैं। उसका आकार एक बड़े कमरे के समान होता है। इसका आकार लगभग 6.1 मीटर गहरा, 4.7 मीटर लंबा तथा 2044 मीटर चौड़ा है। टाका या सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण का अभिन्न हिस्सा होता है।
जिसे मुख्य घर आंगन में बनाया जाता है। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। और छत से वर्षा का जल नलों से एकत्रित होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है, जहाँ से एकत्रित किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उसके बाद तो बहुत सी परियोजना होने वाले लाभ है कि इस परियोजना से अंतर्गत बांधों से बाढ़ों पर नियंत्रण तथा मृदा संरक्षण अंतर्गत बने बांधों। दूसरा पॉइंट, इन बांधों का जल ग्रहण क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण कर वन्य जीव स्थापन किया जाता है, जिससे पर्यटन संरक्षण सहायता मिलती है। तीसरा है, बांधों के पीछे पीछे जलाशयों में मछलियों के बीज तैयार किए जाते हैं। अगला ये है कि इन परियोजनाओं और पेयजल तथा कृषि हेतु सिंचाई की सुविधा मिलती है तथा जल विद्युत पैदा की जाती है, जिसमें और औद्योगिक विद्युत की पूर्ति होती है। हानियाँ भी होती है इसमें। हानियाँ है कि जलीय प्राणियों के आवास में समस्या आती है कि वो बेचारे जल विद्युत करेंगे तो मरने का डर है ना। बाढ़ के मैदानों में जलाशय बनने पर वनस्पति नष्ट हो जाती है और बांध के कारण स्थायी समुदायों में बड़े पैमाने में विस्थापन होता है तथा उनकी भूमि तथा आजीविका साधन छिन जाते हैं। चौथा पॉइंट है, सिंचाई की असुविधाओं से गंभीर पारिस्थितिकी की परिणाम हो रहे हैं। फिर अगला है, बांधों के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ती है तथा जल जनित बीमारी प्रदूषण फैलता है। जलाशय में तलछट जमा होने से वे स्वयं को बाढ़ों का कारण बन जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांस किस प्रकार मदद करते हैं। ये अच्छा पॉइंट क्वेश्चन। पानी संरक्षण प्रबंधन और बांस निम्न प्रकार से मदद करते हैं। पांच नहीं, बांध है, ठीक हो। बांधों द्वारा जल संग्रहण और प्रबंधन में पांच एवं बाढ़ नियंत्रण किया जाता है। जैसे कि बांधों से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति करवाई जाती है। बांध विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन, आंतरिक नौ पालन एवं मत्स्य पालन के लिए भी उपयोगी होते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना किस प्रकार देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों का जीवन स्तर में सहायक है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हैं। पॉइंट है इसके कि इनसे खेती में निर्बाध गति से जल की आपूर्ति होती है, जिससे समय पर फसलों की सिंचाई होने कृषि उत्पादन बढ़ती है। इन परियोजनाओं से कृषि को ऊर्जा मिलने से कृषि में मशीनीकरण संभव हो गया है। इन भोजनालयों से उद्योगों को ऊर्जा मिलती है, देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है, लोगों का जीवन भी सुधारने के सहायक हुई है। कृषि में उत्पादन बढ़ने से लोगों के आय में वृद्धि होती है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से श्रमिकों के रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा उनकी आय में वृद्धि होती है। पांचवा क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजना तथा बड़े बोथों ने नए सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया, स्पष्ट कीजिए। तो बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बौद्धों ने अनेक सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया। उन आंदोलनों को मुख्य नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बचाओ आंदोलन और इन परियोजना के विरोध आंदोलन। अन्य कारण इनका विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। इन परियोजना के कारण आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन पर आजीविका और संसाधनों के लगाव और नियंत्रण देश की बेहतरी कुर्बान करना पड़ता है, जबकि इन स्थानीय लोगों को इन परियोजना का कोई लाभ नहीं मिल पाता। जमींदारों, बड़े किसानों को, उद्योगपतियों तथा नगरीय केंद्रों को उनका अधिक लाभ मिलता है। अतः पर्यावरणीय मुद्दों पर बांस व्यापी गरीबों लोगों सरकार से पुनर्वास सुविधाएं दिलवाने हेतु इस प्रकार के नए सामाजिक आंदोलन जन्म लेते हैं। करेंगे भाई साहब।
किसी क्षेत्र में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी वहां जल दुर्बलता किस प्रकार संभव है, उदाहरण देकर समझिए। तो किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की अत्यधिक मांग, अति शोषण तथा जल की खराब गुणवत्ता निम्न प्रकार से उत्तरदायी है। जैसे कि पहला पॉइंट यही है कि अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग जल की दुर्बलता का जन्म देती है। समाज विभिन्न अगो में जल का असमान वितरण, अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग तथा अधिक अनाज उगाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण किया जाता है। शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा शहरी जीवन शैली के कारण प्रचुर मात्रा वाले क्षेत्रों में जल दुर्बलता दिखाई देती है। जल खराब गुणवत्ता दुर्बलता का कारण है। उदाहरण मेघालय की राजधानी शिलोंग, जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मासिराम 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुर्बलता का सामना कर रहा है। कारण है अधिक जनसंख्या तथा शहरीकरण। अगला क्वेश्चन ये, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। वर्षा जल संग्रहण वर्षा के जल को शुष्क मौसम में उपयोग करने के लिए भंडारित करके रखना वर्षा जल संरक्षण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य निम्न है कि इसके अंतर्गत एकत्रित जल से शुष्क मौसम में जल की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। वर्षा जल संग्रहण से नदियों और बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है। संग्रहित पानी जमीन में रिस कर जाता है, जिससे भौमिक जल स्तर ऊंचा बढ़ता है। वर्षा जल संग्रहण सिंचाई के साथ साथ पीने, घरेलू उपयोग आदि कार्यों के लिए भी जल उपलब्ध हो पाता है। आप क्वेश्चन यही है कि भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जल संसाधनों के अति शोषण को प्रबंधन से जल संसाधनों को हास हो सकता है, जिससे गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन को गंभीर प्रभाव हो सकता है। अतः स्वयं को खाद्य संबंधी खतरों से बचने खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता बनाए रखने, अपने प्राकृतिक परितंत्र निम्नीकरण होने से बचाने के लिए समय की मांग है कि हम जल संसाधनों का संरक्षण प्रबंध करें। इसके अतिरिक्त आर्यवीकरण और नगरीकरण के कारण घरेलू या औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक कीटनाशक आदि कारण जल की गुणवत्ता खराब हो गई है और पर्याप्त जल संसाधन होते हुए भी इन क्षेत्रों में जल दुर्बलता का सामना करना पड़ता है। अतः आवश्यकता है कि भारत में जल का उचित संरक्षण प्रबंध हो। ये कंप्लीट। इसके बाद चौथा चैप्टर है ज्योग्राफी का कृषि, एग्रीकल्चर। क्या? एग्रीकल्चर। कुल अंक कितने? 3 अंक का चैप्टर है। कुछ मतलब कितना सोचा था, डिफिकल्ट आएगा। कृषि का चैप्टर सोचा क्या था, आया कैसा, बहुत सरल है। तो इसमें तो एक तो रिक्त स्थान है और एक लघुतरात्मक। तो लघुतरात्मक 2 नंबर का, रिक्त स्थान 1 नंबर का, कुल हो गए 3। तो रिक्त स्थान पूर्ति। कर्तन दहन प्रणाली को भारत में उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में झूम कहा जाता है। हमारे देश में अरबी का किस्म कॉफी पैदा की जाती है। भारत को कपास के पौधे मूल स्थान माना जाता है। जूट को सुनर रेशा कहते हैं। कर्तन कृषि को मणिपुर में पामलू कहते हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। जट्रोफा और जोजोबा बायोडीजल फसलें हैं। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी? चावल है। विश्व में दालों का सबसे उत्पादक सबसे एवं उपभोक्ता देश भारत ही है। लघुता प्रश्न की बात, अब लघुता प्रश्न ये 2 नंबर का आता है। प्रश्न, एक पे रोपण फसल के नाम बताइए जो उगाने में के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों विवरण दे। चाय एक पेय फसल है। भारत में विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। तो सबसे ज्यादा तो चाइना है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी की सुगम जल विकास और जलवायु क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पल्ला रहित जलवायु की आवश्यकता है।
चौथा पॉइंट है वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों विकास में सहायक है। तो अगला क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन 2 है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में संस्थागत कार्यक्रमों को सूची बनाई है। तो इसमें सूची कौन है? जोतों की चकबंदी की, जमींदार तथा प्रथा की समाप्ति की, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, अधिक से उपज देने वाले बीजों द्वारा हरित क्रांति, पशुओं नस्ल के सुधार पर दुग्ध उत्पादन क्रांति, श्वेत क्रांति जन्म दिया, और बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा प्रावधान स्टार्ट किया। उसके बाद किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया गया। कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकारें करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 है कि कपास उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियां। कपास को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित खिली धूप आवश्यकता होती है, और वह ये खरीफ की फसल है, और इसे पक कर तैयार होने में 8 महीने लगते हैं, 6 से 8 महीने। दक्कन का पट्टा शुष्क और भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। अभी अगला क्वेश्चन है अपना, रबी एवं खरीफ फसलों में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, तो क्रम संख्या रबी फसल और खरीफ फसल। तो रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर दिसंबर मध्य बोया जाता है, और इसे खरीफ फसलों में को जून जुलाई के मध्य बोया जाता है। इन्हें ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल जून के मध्य काट लिया जाता है, और इसे सितंबर अक्टूबर माह में काट लिया जाता है। उदाहरण है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये इसके चावल, मक्का, बाजरा, चावल, मक्का, बाजरा। ठीक, इसके बाद अगला ये क्वेश्चन है, प्रारंभिक, आदिम, निर्वाह कृषि, व्यावसायिक, वाणिज्यिक कृषि के बीच अंतर लिखो। प्रारंभिक, आदिम, निर्वाह कृषि, प्रारंभिक को या आदिम निर्वाह कृषि बात यही है, और वाणिज्यिक कृषि। ठीक, तो इस प्रकार की कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर कृषि के औजारों जैसे लकड़ी के हल, तवो, खुदाई करने वाली लकड़ी की छड़ी से की जाती है। वाणिज्य कृषि इस प्रकार की कृषि जो मुख्यतः वाणिज्य उद्देश्य के लिए की जाती है, वाणिज्य उद्देश्य के लिए की जाती है, परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए बड़ी मशीनों, अधिक पैदावार देने वाले बीजों और रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ये फर्क है, ये इधर का कंप्लीट। ठीक, इसके बाद गहन जीविका कृषि क्या है? इस कृषि को 3 विशेषताएं लिखिए। तो गहन जीविका कृषि ये श्रम गहन खेती जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक निवेशों की सिंचाई प्रयोग की। विशेषताएं इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या के दबाव अधिक होता है। किसान सीमित भूमि पर अधिक कांच पैदावार देने के लिए अधिक सिंचाई और प्रयोग करता है। मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों सिंचाई का प्रयोग करता है। भूस्वामी और विरासत के अधिकार को कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकाश छोटा और लाभप्रद होता जा रहा है। उसके बाद चावल कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। जलवायु, उत्पादक क्षेत्र। जलवायु की बात करिए, भारत का प्रमुख खाद्यान्न जिसे खरीफ की फसल रूप में उगाया जाता है। चावल के उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्पादक क्षेत्र चावल भारत में उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों के तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल एवं नलकूपों की संघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षों वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाया संभव हो पाया है। अगला क्वेश्चन है कि 2 मिनट को फटाफट हटा दे इसको। हाँ, अगला क्वेश्चन है 8वां, कर्तन दहन प्रणाली कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? कर्तन दहन कृषि ये खेती का एक पारंपरिक तरीका है जिसमें जंगल के किसी हिस्सों को काट कर और जलाकर खेती की जाती है। इसे झूम खेती भी कहते हैं। इस खेती में पहले पेड़ों और वनस्पति को भी काटा जाता है, फिर उन्हें जलाया जाता है। जली हुई वनस्पति में राख बनती है जिसे मिट्टी में मिलाकर वहाँ फसल उगाई जाती है। कुछ सालों बाद जब जमीन की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान दूसरी जगह जाकर प्रक्रिया दोहराते हैं। इसके बाद क्योंकि खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन। तो ये एक रबी फसल है, इसको उगाने के लिए शीत ऋतु और पकाने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है।
उसके लिए जलोढ़ हल्की और मोटे मृदा की चिकनी मृदा उपयुक्त होती है। अगला चैप्टर है हमारा 5 चैप्टर, 5वां चैप्टर है। और इसकी बात कह दूं मैं, ये 5वां चैप्टर है, ये खनिज तथा ऊर्जा संसाधन चैप्टर है। और ये 4 अंक आता है। इससे आता है मैप, मैप आता है ना, वो इससे ही आता है, याद रखना। पहले कह देता हूँ, मैप इससे ही आता है। किताब में जो मैप है वो कर लेना। और मैं, मेरी कोशिश होगी मैप का इम्पोर्टेंट मैप जो लो इसकी खजाने सभी लेके आऊँगा। मेरा होगा तो मैं लेके आऊँगा, ठीक। या आप किताब मैप है वो देख लो, कहाँ पर है, मयूरभंज कहाँ है, केंदुझर कहाँ है, चिकमंगलुरु कहाँ है, तुमकुरु कहाँ है, वल्लरी कहाँ है, ये सभी मतलब जो सभी आपको मतलब नेवली कहाँ है, ये सब ऐसे। छठा चैप्टर है हमारा विनिर्माण उद्योग। ये चैप्टर बहुत आसान है। कुल अंक दो है, दो का है, एक एमसीक्यू है, एक आता है अति लघुतरात्मक। तो एमसीक्यू, सीमेंट का उद्योग प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। भारत का चीनी उत्पादन विश्व में दूसरा स्थान है। निम्न में से किस उद्योग को दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र में निर्मित करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है, तो ये है खनिज आधारित उद्योग, तो ये सीमेंट उद्योग। भारत में अधिकतर पटसन उद्योग किस राज्य में स्थित है, पटसन उद्योग तो पर पश्चिम बंगाल में है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद विनिर्माण कितना प्रतिशत योगदान है, 17%। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना पर खुलियो चेन्नई 1904 में, ठीक। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग है कौन सा, एक कपास सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1854 के अंदर खुला था। इसके बाद विनिर्माण उद्योग कौन कौन से क्षेत्र किया जाता है, विनिर्माण अपना द्वितीय क्षेत्र आता है। कोलकाता के निकट रीसरा में पटसन उद्योग का पहला कारखाना कब खुला, तो ये कारखाना खुला था अपना रीसरा रेमो 1859 रेमो। इसका पटसन का पहला निर्मित सामान सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था, बांग्लादेश था, पर अब भारत हो गया। भारत जिसका आंसर है, ठीक। इसके बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन है एल्यूमिनियम। भारत में चीनी मिलों को सर्वाधिक संख्या वाले राज्यों का समूह है कौन सा, ये थे बिहार, उत्तर प्रदेश। चीनी, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गन्ना उत्पादन करते हैं। किस क्षेत्र में उत्पादक क्षेत्र कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, तो ये है द्वितीय क्षेत्र। अब अधिक लघुतरात्मक विनिर्माण क्या है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। सीमेंट का पहला कारखाना मैंने कहा था 1904 में खुला है, चेन्नई के अंदर। भारत का सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग का नाम है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र याद रख लेने, ये आ सकता है। किस शहर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और दो कृषि आधारित उद्योग का नाम बताओ, सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग। पटसन को या जूट बात एक ही। इसके बाद राष्ट्रीय पटसन नीति कब पारित, 2005। किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को माल परिशुद्ध वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, द्वितीय क्षेत्र। सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधारभूत उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग। किस रेशे को गोल्डन फाइबर का, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, जूट के रेशे को। विश्व में किस देश के विकास का पैमाना मापा जाता है, उस देश के इस्पात के उत्पादन व होने वाली खपत द्वारा। एल्यूमिनियम के उद्योग की स्थापना दो महत्वपूर्ण कारक, नियमित ऊर्जा की पूर्ति, कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वायु प्रदूषण में बहुत ज्यादा भागीदारी निभाती है। भारत में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है, फ्लाई ऐश, फॉस्फो, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां, ये बहुत अपशिष्ट पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा संयंत्रों की अपशिष्ट मुख्यतः कौन कौन सी बीमारी होती है, कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव।
वापस से पढ़ सकते हो। भारत में मुख्य अपशिष्ट फ्लाइए से फोस्फो, इसमें जिप्सम तथा लोहा आता है। इस्पात की अशुद्धियां भारत में अपशिष्ट है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बॉक्साइड कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्युमिनियम। उद्योगों का नगरों के आसपास केंद्रित होना कहलाता है समूहन बचत। खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? लो इस्पात, सीमेंट, मशीन और पेट्रो रसायन उद्योग सभी। अगला क्वेश्चन है कि मौसमी उद्योग का उदाहरण है चीनी उद्योग। ढलवा स्पंज लोहे के लोहों का इस्पात क्या मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है मैग्नीज, निकल, क्रोमियम। मैग्नीज, निकल, क्रोमियम। लोह इस्पात के लोह को कोकिल, कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1। ठीक, सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वापस से उसके बाद वर्तमान में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र ए से चाइना, चीन। सार्वजनिक क्षेत्र में सभी उपक्रमों को इस्पात किसके माध्यम से बेचा जाता है? सेल के माध्यम से। ठीक, इसके बाद लास्ट चैप्टर है ये चैप्टर का नाम है 6। छठा चैप्टर है क्या? नहीं, 7वां। तो 7वें चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन आएंगे, एक तो वस्तुनिष्ठ, एक विकसता, एक अति लघुतरात्मक। ठीक है, तो पहले एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट। निम्न में से कौन सा हजीरा एचवीजे पाइपलाइन में नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा परिवहन, कौन सा साधन वाहन आदमियों को तथा देरी को घटाता है? पाइपलाइन। भारत में पश्चिमी तट पर स्थित पतन है अपर कांडला। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे हैं? सिलचर और पोरबंदर। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अतःस्थलीय तथा अधिकतम गर्भ का पतन है? तो ये है अपना विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर है। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मुंबई समुद्री पतन को भीड़ कम करने के लिए नवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू का निर्माण किया गया पतन का। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? रेलवे परिवहन। इसके बाद भारत में वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण 1953 में हो गया था। 1953। वर्तमान में भारत में रेल का खंडों की संख्या कितनी है? 16। देश का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है? ये होता है 95%। देश का लगभग 50% लोह अयस्क निर्यात करने वाला पतन कौन सा है? ये पतन है अपना मारमागोवा। मारमागोवा कहाँ पर स्थित है? मारमागाऊ, ये गोवा राज्य के अंदर। रेगिस्तान की पूर्ति भी आगे परिवहन, संचार, व्यापार एक दूसरे के पूरक है। विश्व में सर्वाधिक सड़क का मार्ग जाल है भारत में। अंतरराष्ट्रीय, इधर आएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। कार्ड लिफाफा बंद चिट्ठी ये प्राथमिक श्रेणी के डाक में समझ जाती है। इधर उत्तर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पैकेट किताब अखबार में मैगनीज द्वितीय क्षेत्र के डाक समझी जाती है। अभी अति लघुतरात्मक ये 1% एक आएगा। तो सीमा सड़क का संगठन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीमा सड़क संगठन का गठन कब व क्यों किया? 1960 के दशक में सामरिक महत्व की सड़कों को विकास करने के लिए। 1960 में। विश्व में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? मैं बताता हूँ। सबसे लंबी सुरंग अटल टनल और ये 9.02 किलोमीटर लंबी है और ये हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में है। पीर पंजाल ये याद रखना। व्यापार संतुलन से आप कैसे आयत मूल्य, यदि आयत व निर्यात मूल्य लगभग समान हो तो इसे आयत संतुलन कहते हैं। इसके बाद पूर्व पश्चिम गलियारे
पूर्व पश्चिम गलियारे से आप क्या समझते हैं? तो पूर्व में स्थित सिलचर असम में स्थित है। पोरबंदर गुजरात में सड़क मार्ग से जोड़ना है। उत्तर दक्षिण गलियारे से आप क्या समझे? उत्तर और दक्षिण पर जम्मू कश्मीर श्रीनगर लगा पर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, ठीक, सड़क मार्ग है। भारत की समुद्री तट रेखा प्रमुख मध्यम पतनों की संख्या है 12 प्रमुख पतन है पर 200 मध्यम व छोटे पतन है। 12 प्रमुख और बंदरगाह है और 200 मध्यम व छोटे पतन है। मध्यम व छोटे पतन 200, ये याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? किन स्थानों को जोड़ता है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। सबसे ये नेशनल हाईवे 7 है, ठीक। और राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, किन राजस्थानों को जोड़ता है? तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग ये है वाराणसी से कन्याकुमारी तक, ये नेशनल हाईवे 7 है। नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी, ठीक। तो ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछता है। देश की पहली रेलगाड़ी कब व कहाँ चली? 1853 में मुंबई के थाने मध्य। हाल ही के बड़े शहरों में नगरों कौन कौन से मार्ग बनाए गए? राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, बाहरी चैनल, दस्तावेज चैनल, ठीक। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना से आप क्या समझते हैं? भारत के 6 महानगरों को जोड़ने की परियोजना है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, 6 लैंड सड़क से जोड़ना है, इसका ये परियोजना है। भारत के प्रमुख जल मार्ग है, एक तो हल्दिया से इलाहाबाद और दूसरा है सदिया से दुबई के मध्य। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये गंगा नदी पर है। इसके बाद 12 क्वेश्चन है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कांडला है मुंबई बृहत्तम। तो कांडला दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई बृहत्तम ये प्राकृतिक खुला पतन है। इसका दबाव कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विकसित किया गया। इसके बाद मारवा गोवा भी स्थित है। मारवा गांव गोवा में स्थित है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कोची अपने लेगून झील के मुहाने पर स्थित है। प्राकृतिक पतन है ये भी। इसके बाद भारत के पूर्वी तट पर भी स्थित है। कौन कौन से बंदरगाह हैं? पूर्वी तट पर भी है चेन्नई, देश का प्रचितम पतन, व्यापार की मात्रा और सामान लाने में दूसरा स्थान है। प्रथम मुंबई का है। विशाखापट्टनम स्थान से गिरा व सुरक्षित पतन है ये। इसके बाद तुतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है ये बंदरगाह। और मालदीव श्रीलंका व्यापार में सहायक है तुतीकोरिन। पारदीप और ओडिशा में स्थित है। लो इसका निर्यात करता है। कोलकाता पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन अतः स्थलीय नदी पतन है। हुगली नदी के तलछट में गाद इसकी प्रमुख समस्या है। हल्दिया पर कोलकाता पतन पर दबाव कम करने के लिए किया गया कोलकाता बंदरगाह वास्ते। हमें ओ आयो ओ ये तो मोटो पूछ कौन पर याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। आदि पूछ ले बरस कोई। तो सड़क परिवहन के 2 प्रमुख महत्व: घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, कम व्यक्तियों कम दूरी कम वस्तुओं के परिवहन में उपयोगी। पाइपलाइन का परिवहन क्या है? पाइपलाइन परिवहन क्या है? पाइपलाइन परिवहन कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, दूध को उत्पादन स्थान से औद्योगिक क्षेत्र तक पाइपलाइन द्वारा पहुंचाना, ठीक है। अगला चैप्टर है। अगला क्वेश्चन है सीमा सड़कों का महत्व बताइए। दुर्गम क्षेत्रों तक अधिक गम्यता बढ़ाकर उनके आर्थिक विकास में सहायक है। क्या सीमा सड़कों का महत्व बताइए। दुर्गम क्षेत्रों तक अधिक गम्यता बढ़ाकर में आर्थिक विकास सहायक है, ठीक। कंप्लीट वही ज्योग्राफी कंप्लीट। 7 चैप्टर कितने मिनट में देखते हैं? ये 44 मिनट सही है। ऐसे कहे तो 45 मिनट के अंदर
ज्योग्राफी कंप्लीट है, ऐसे कहते तो 70 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए ज्योग्राफी, क्योंकि इसमें पार्ट कुल 7 है। ठीक है, और आपका मैंने कितने में कराया, आपका टाइम मतलब आप भी अब आराम से पढ़ पाओगे, इसलिए आपका टाइम कम किया। तो कल लेके आएंगे आपकी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कराएंगे। ठीक, बाय बाय, बाय बाय। सब्सक्राइब, अगर आपने हिस्ट्री या इकोनॉमिक का अभी तक नहीं देखा वीडियो तो अभी देख लो, मेरे वीडियो में सब डाले हुए हैं, 1 शॉट है सभी के, अच्छी प्रकार समझे हुए। ठीक, बाय बाय।